वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आने वाले कुछ दिनों में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूं। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिए हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, थोड़ा डिटेल में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप में। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा इसमें डीप स्टडी भी ज़रूरी हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार शब्दों का हेर फेर करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको ये आज करवा रही हूँ। 10-12 क्वेश्चन 2 क्लास में आपके लिए इसके लेके आऊँगी, पहली क्लास में आज कर रही हूँ। तो क्वेश्चन है पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का हृदय किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन थे आपके पास, आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20, 32, 21 या 19। तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का हृदय कहा गया है। अब जो अनुच्छेद 21 है वह क्या है? आपका जीवन का अधिकार। आपको सिंपल भाषा में, अगर आप टिपिकल भाषा है तो क्या है? जीने का अधिकार है ना। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, आपको ये जीने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो इसका भाषा है लिखी गई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और यहाँ पर क्या है? ये जीने का आधार, जीने का अधिकार है। ठीक है। तो अब अनुच्छेद 21 को कब जोड़ा गया? जो वह क्या है? शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार भी क्या है? हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 21 को जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो यह क्या है? मैंने आपको थोड़ा अनुच्छेद 21 की डिटेल बताई। और वैसे जो क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय कहा किसने। अब इसमें लास्ट में भी आपको बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे कि किसने किसको क्या कहा, किस अनुच्छेद को। तो इसीलिए मैंने आपको स्पेशल, आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा, किस आर्टिकल को कहा, हर आर्टिकल के अंदर क्या है, क्या कहा, ये सब बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध से संबंधित कानून किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं? तो यह है आपका अनुच्छेद 22। अब आर्टिकल 20, 21, 22 तीनों एक साथ हैं, तो इसीलिए ऑप्शन इसी तरह दिए जाते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। 32 तो आपका थोड़ा सा हटके है, लेकिन 20, 21, 22 तीनों एक साथ हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 22। लेकिन आर्टिकल 22 में कहीं पर भी डायरेक्टली ये नहीं लिखा गया है निवारक निरोध। अब अनुच्छेद 22 की भाषा क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपकी भाषा है। जब तक आप इसको अंदर का नहीं पढ़ेंगे, निवारक निरोध, तब तक आपको इसमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। भाषा क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब क्या कहा गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे बताया जाना चाहिए कि गिरफ्तार करने का कारण क्या है, और उसे अपने पसंद के कानूनी व्यवसाय से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार है। यानी वह अपने लिए वकील कर सकता है अपने बचाव में। ये है इस पूरे अनुच्छेद का अर्थ। भाषा क्या लिखी गई है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और निवारक निरोध जो है वो आपके अनुच्छेद 22 में ही आता है। एक आर्टिकल 20 है, अगर आपने सारा पढ़ा है तो आप जानते होंगे आर्टिकल 20 में क्या है। अगर आप बताना चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? मैं आपको कहीं पे ऐसे क्वेश्चन में देख रही हूँ कि आप क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो यह आएगा हमारा शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार। अब ये किस अनुच्छेद में है? ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई कि कौन सा अनुच्छेद में है, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। तो ये आ गया आपके अनुच्छेद 23 में। और किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, जिसके अंतर्गत क्या है? हमारे 2 मौलिक अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध रक्षा के अधिकार के अंतर्गत 2 मौलिक अधिकार आते हैं, आर्टिकल 23 और 24। तो 23 हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 24। अब 24 भी शोषण के विरुद्ध रक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें
क्या है, वो क्या व्यवस्था करता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। क्या वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, या कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, या मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 में तो हम पढ़ चुके हैं मानव का दुर्व्यापार, लेकिन अनुच्छेद 24 में क्या है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध ये लगाता है। ओके, तो अनुच्छेद 24 और 23 दोनों क्या है, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, और 24 में क्या है आपके, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी ये बाल श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 एक भाषा इसमें लिखी जाती है, जब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं तो बाल श्रम का निषेध जो करता है वो कौन करता है, अनुच्छेद 24 में ही बाल श्रम का निषेध भी शामिल होता है। आप हर चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये है आपके अनुच्छेद 26 में। अब हमारे पास अनुच्छेद 25 से 28 यानी 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद आते हैं आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद। धार्मिक कार्यों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 25 से 28 आता। थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगी, पहला इक्वेशन देख लेते हैं। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह सत्य है या असत्य है, या कुछ नहीं कह सकते, या कभी कभी यह संभव है कि कभी कभी ऐसी शिक्षा दी जा सकती है। तो यह हम जानेंगे, तब पहले हम इस आर्टिकल 25 से 28 को थोड़ा जान लेते हैं। पहला क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 से आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे मैं आपको कह रही थी। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम कौन सा धर्म माने न माने ये हम पे डिपेंड है, और धर्म का प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 25। दूसरा आर्टिकल 26 क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे ये आपके मस्जिद वगैरह, ये धार्मिक मामले जितने भी होते हैं, इसके प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक धर्म को कोई भी अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है। फिर है, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति। अनुच्छेद 27 यानी आप किसी भी धर्म के प्रचार करने के लिए आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप कर देने के लिए बाध्य नहीं है किसी भी धर्म के प्रचार के लिए। और लास्ट जो अनुच्छेद 28 है, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता। जैसे कुछ शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे अगर धार्मिक पूजा या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आप वहाँ पर उनमें भाग लेने के लिए स्वतंत्र हो। और इसी अनुच्छेद 28 में क्या है कि राज्य से वित्त पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी यह बात बिल्कुल सत्य है कि पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा वहाँ पर क्या है, अमान्य है। यह बिल्कुल सत्य है। यह किसका पार्ट है, आपका अनुच्छेद 28 का आपका पार्ट हो जाता है। तो एक सिंगल लाइन और आर्टिकल के अंदर क्या है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। जैसे कि आप डीप स्टडी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है। आर्टिकल 29 तथा 30 किससे संबंधित है, यह हमारे अल्पसंख्यक वर्गों से और उनके संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकारों से। यानी 29 और 30 में दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। तो यह क्या है, जो आर्टिकल 29, 30 कंबाइन करके बोला जाता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो 29 और 30 कंबाइन करके क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है।
ठीक है। अल्पसंख्यकों द्वारा अपने भाषा लिपि का संरक्षण इसके अंतर्गत है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार उन्हें प्रदान करता है। तो 30, 29, 30 दोनों में अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। तो जहाँ पर अल्पसंख्यक होगा अनुच्छेद 29, 30 वहाँ पर आ जाएंगे। और दोनों कंबाइन मिलके क्या होते हैं? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। 29 में अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण और 30 में उनकी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना। थोड़ा थोड़ा डिटेल भी आप जरूर जान लीजिएगा। फिर है, भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। और भारतीय संविधान की आत्मा, और भारतीय संविधान की आत्मा एक और अनुच्छेद को कहा जाता है, वो किसने कहा है ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। तो एक आपका सब पहले क्वेश्चन था हृदय वाला था, ये आपका आत्मा वाला क्वेश्चन आ गया। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसने क्या कहा, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है रिवीजन हमारा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह के हैं नहीं, तो थोड़ा याद रखने पड़ते हैं, बार बार देखने पड़ते हैं ना। तो ये क्या है? आर्टिकल 32। और ये आर्टिकल 32 क्या है? आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद को किसे कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? अनुच्छेद उनसे कौन सा आ गया? अनुच्छेद आपका 32। ठीक है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? आपका मूल अधिकारों से संरक्षण की बात आती है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल बता दूं, आप ध्यान से हमारी बातों को ज़रूर सुनिए, और जहां आपको नोट करना है आप नोट भी करते रहिए। आपका ये एक रिवीजन या प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। फिर है, अभी देखिए हमने कहा था ना कि प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? एक तो आपका अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, दूसरा आपका प्रस्तावना को कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। तो अनुच्छेद 32 को तो कहा था BR अम्बेडकर ने, लेकिन प्रस्तावना को जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा वह किसने कहा है? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये 2 क्वेश्चन हमने साथ साथ आपको इसलिए दिए ताकि आपको इनका डिफरेंस पता चल जाए। भाषा सेम है, ठीक है, लगभग नाम अलग हैं, किसने कहा और अनुच्छेद या वो टॉपिक कौन सा है जिसे संविधान की आत्मा कहा गया, तो ध्यान जरूर रखिएगा। फिर है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 32 में जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है तो उसी के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के रिट के लिए रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है और 5 प्रकार की रिट निकाली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका अनुच्छेद ए एवं बी दोनों है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है रिट निकालने की शक्ति। और रिट कितने प्रकार की निकाली जाती है? 5। क्यों निकाली जाती है? मूल अधिकारों का अगर कहीं पे हनन हो रहा है तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो यह आपका आर्टिकल 32। अभी आपको बताया ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों क्या करते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय करता है आर्टिकल 32 के तहत, दोनों को शक्ति प्रदान की गई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वह दी गई है आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में। ठीक है। अब है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। यहाँ पे 3 दी गई है, क्या तीनों सही हैं? तो हाँ, उपरोक्त तीनों यानी परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये तीनों रिट जारी की जा सकती हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। उनमें बाकी जो 2 हैं, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरी है अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार कुल 5 रिट जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं वह जारी की जाती है जब अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकारों की बात आती है। ठीक है, यानी मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। और अभी मैंने आपको बताया कि 3 रिट हमारी दी हुई हैं, जो बाकी 2 रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण और आपकी अधिकार परीक्षा, 3 है परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ये 5 रिट आप जरूर याद रखिएगा। अब इन रिट को भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या है। पहला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ हमको, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आदेश देते हैं, न्यायालय के समय समक्ष सशरीर उपस्थित करना, बंदी बनाना या निवारक निरोध। तो बंदी बनाना नहीं है, बल्कि न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित करना बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। फिर है, किसी लोक प्राधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य के पालन हेतु आदेश किस रिट द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, परमादेश। उत्प्रेषण नहीं है, अधिकार परीक्षा नहीं है, प्रतिषेध नहीं है। तो लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्य के पालन हेतु जब वह नहीं कर रहा है अपना कर्तव्य पालन, तो उसे एक आदेश जारी किया जाता है परमादेश की रिट के द्वारा। फिर है, निम्नलिखित में कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण से रोकती है? किसी न्यायालय के, जैसे हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, तो इनको अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से कौन सी रिट रोकती है? वो है आपकी प्रतिषेध। परमादेश हम पढ़ चुके हैं। तो उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा नहीं है, बल्कि क्या है? प्रोहिबिशन या प्रतिषेध कौन जारी करता है? कोई उच्चस्थ न्यायालय। किसको करेगा? अपने अधीनस्थ न्यायालय को। क्यों करेगा? जब वह अपने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण करेगी या अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यों से बाहर के कार्यों को देखती है, तो यह रिट जब जारी की जाती है वो होती है आपकी प्रतिषेध। तो थोड़ा बहुत आप भाषा पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पॉलिटी की भाषा है, समझिएगा तो ही क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। भाषा बदल के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब उत्प्रेषण रिट डायरेक्ट पूछ रखा है कि इससे क्या तात्पर्य है? अधीनस्थ न्यायालय से सूचना प्राप्त करना या अधिक जानकारी प्राप्त करना। तो इसका आंसर ए व बी दोनों है। उत्प्रेषण रिट से मतलब है कि कोई उच्चस्थ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से सूचना प्राप्त कर सकता है और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसमें जो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या है कि वह किसी मामले को अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा सकता है। जैसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगवा सकता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मंगवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है और इस विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये हो गई आपकी उत्प्रेषण रिट। अब एक और है, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? ये की जाएगी किसी व्यक्ति के खिलाफ। और कब जारी की जाएगी? जब किसी सार्वजनिक कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में वो ये बोलता है कि मैंने यह कार्य किया है, तो पद के दावे की जांच के लिए रिट जारी की जा सकती है अधिकार परीक्षा, कि किस अधिकार से तुमने यह कार्य किया है। ठीक है। तो जो इससे पहले की 2 रिट थी वो तो जारी की जाती अधीनस्थ न्यायालय को, और अधिकार परीक्षा और परमादेश जारी की जाती हैं लोक सेवकों के लिए। ये की जाती है किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो, तो उसके पद के दावे की जांच की जाती है अधिकार परीक्षा से। बंदी प्रत्यक्षीकरण हम पढ़ चुके, परमादेश पढ़ चुके, प्रतिषेध पढ़ चुके। तो इस प्रकार मैंने आपको 5 रिट के अंदर की जो डिटेल थी वो आपको दी है। ठीक है। तो आप इस तरह से सारी रिट के क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो हमें पता है कि रिट जारी करने का अधिकार है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को अगर रिट जारी का अधिकार प्रदान करना है तो यह अधिकार किसके पास है? संसद में। संसद में जब पारित होगा तो क्या होगा? किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। फिलहाल किसके पास है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। और अन्य न्यायालयों को जब अधिकार प्रदान किया जाएगा तो यह अधिकार कौन प्रदान करेगा? आपका संसद में ये डिसाइड होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा होता है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। इस दौरान आपके मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, केवल कुछ मूल अधिकारों को छोड़ के। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। आर्टिकल आपका 21 मैंने आपको बताया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ये जीने का अधिकार है। और आपका आर्टिकल 20 क्या है? आपके ये है आपके अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो भाषा आपकी लिखी हुई है तो ये अपराधों से
2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण वाली बात है और 21 आपका जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल में इन अधिकारों को भी निलंबित नहीं कर सकते। कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत टाइप से पूछा जाता है। आपको 4 दे देंगे, उनमें से आपको 1 सेलेक्ट करना होगा, 4 दे देंगे 3 सेलेक्ट करना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये अन्य विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद ए व बी दोनों यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ध्यान रखिएगा, टोटल 5 है। 15, 16, 19 तो आपके ऊपर वाले अधिकार हैं और 29, 30 वाले आपके जो मैंने अल्पसंख्यक वाले बताए थे ये वाले अधिकार हैं। 15, 16, 19 क्या हैं आपके समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार में ये सम्मिलित हो जाते हैं। ये केवल किसको प्राप्त है? नागरिकों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, सारे के सारे याद रखने ज़रूरी हैं। 5 को आप याद रखिए, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 और 30, इन 5 अधिकारों को क्या है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, यानी मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में और इन्हें ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो हमने लगभग आज 12-13 क्वेश्चन करे। थोड़ा मेरे से डिमांड भी की गई थी कि आप थोड़ा डीप स्टडी हमें करवाइए, एग्ज़ाम में डीप पूछा जाता है, तो कोशिश की है मैंने कि थोड़ा डीप आपको पढ़ाया जाए। तो आज मैंने डिटेल जाके आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप मुझे ये निशा मैम @509 टेलीग्राम चैनल से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।